और एक ब्रह्मा का एक अहोरात्र कितने कल्प का होता है, या 2 कल्पों का ब्रह्मा का, 2 कल्पों में ब्रह्मा के कितने अहोरात्र होते हैं। तो प्रश्न का पूछने का जो तरीका है वो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, आगे से या भी उत्तर से भी प्रश्न बना सकते हैं, या प्रश्न से प्रश्न को ही और उत्पन्न कर सकते हैं आगे से आगे। उसके बाद देखा था हमने दिव्यमान। तो मैंने कहा था जो देवताओं से संबंधित जो मान है वो दिव्यमान है, और ये सुमेरु और कुमेरु पर्वत की यहाँ बात हुई थी। जो सुमेरु पर्वत है वहां पे देवताओं का वास था, मेरु पर्वत पर राक्षसों का वास, और इसमें 12 मास और एक 12 मास का एक दिव्य दिन बताया गया था। फिर कहा गया था कि देवताओं और असुरों की जो परस्पर जो दिन रात्रि का जो मेल है 180 और 360 है। 180 उत्तर और दक्षिण गोल की यहाँ बात आई थी कि मेष आदि 6 राशियों में जब सूर्य रहेगा तो वहां पे उत्तर गोल होगा, और तुला आदि 6 राशियों में जब सूर्य रहेगा तो वहां पर तब क्या होगा, तब सूर्य तब दक्षिणायन होगा, दक्षिण गोल होगा, और तब असुरों की दिन और देवताओं की रात हो जाएगी। ये बात हुई। उसके बाद हमने आगे देखा था कि पितृमान, और ये जो पितृ से संबंधित जिस मान को बताया गया उसे पितृमान, उसको पितृमान कहा गया है। और चांद्रमास, एक चांद्रमास में एक एक चांद्रमास का एक अहोरात्र होता है, ये हमने चर्चा की थी। और चांद्रमास में 30 तिथियां होती हैं, और उसमें 30 तिथियों का एक अहोरात्र होता है। जैसे ऊपर कहा ना 12 मास का एक दिव्य दिन होता है, तो यहाँ पे एक चांद्रमास का एक अहोरात्र होता है, एक रात दिन होती है। उसके बाद हमने बात करी थी कि अमावस्या का जो अंत है वो पितरों का मध्याह्न है, और पक्ष का जो अंत है वो पितरों की मध्य रात्रि है। और चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में पितरों का वास होता है। और 2 पक्ष हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में जब पूर्णिमा आएगी तो वो पितरों का मध्य रात्रि है, अंत जहाँ पे होगा। और कृष्ण पक्ष में जहाँ अमावस्या का अंत होगा तो वो पितरों का मध्याह्न है। ये बात करी थी हमने। उसके बाद हमने प्रजापत्य मान पढ़ा था। जो प्रजापति से संबंधित है या मनु से संबंधित जिस मान को बताया गया है प्रजा उसे प्रजापति कहा गया। ये मनु से संबंधित है। और यहाँ पे कहा गया था, यहाँ पे 14 मनु और 15 संधियों की बात कही गई थी। तो यहाँ क्या कि एक मनु का कालमान एक प्रजापति के मान के बराबर, 71 महायुगों का एक मनवंतर होता है, और 1000 महायुग में 12,000 दिव्य वर्ष और 4,32,000 सौर वर्ष होते हैं। और इसमें एक बात कही गई थी कि इसमें दिन और रात्रि का कोई भेद नहीं है। यहाँ पे जो बात ध्यान में रखने वाली थी कि यहाँ पर दिन और रात्रि वाला भेद नहीं है। उसके बाद हमने आगे जो पढ़ा था वो था गौरव मान। जो गुरु से संबंधित, बृहस्पति से जो संबंधित जो मान है उसको गौरव मान या गुरु रिदम गौरवम ऐसा कहा जाता है। और गुरु से संबंधित मान को गौरव मान कहा जाता है। और गुरु की मध्यम गति से एक राशि का भूकाल एक गौरव गौरव वर्ष माना जाता है। संवत्सर आदि का निर्णय गौरव मान से ही होता है। और संवत्सर का जो निर्णय लिया जाता है पंचांग आदि में, जो संवत्सर दिए रहते हैं जिनका 60 तरह के जो संवत्सरों के नाम बताए गए हैं, तो वो इससे ही किया जाता है। तो यहाँ पे एक लाइन भी थी कि बृहस्पतिर मध्य राशि भोगात संवत्सर साहित्यिका वदंती। तो एक उक्ति एक प्रकार से यहाँ लिखी है के अनुसार सर होता है। और यहाँ पे कुछ संवत्सरों के नाम भी जो क्रम के अनुसार बताए थे, जो 5 तरह से अलग अलग तरह से बताया गया था कि संवत्सर, परिवत्सर, इद्यावत्सर, अरुवत्सर, इदवत्सर। ये वेदांग ज्योतिष और बृहत संहिता में इसकी चर्चा की गई है। उसके बाद हमने आगे चर्चा अब जो हम करने वाले हैं वो है अगला जो इसके आगे का टॉपिक है वो आज हम देखेंगे इसके आगे। अब अगला जो है, अभी तक हमने गौरव मान तक पढ़ा, अब हम सौर मान पढ़ेंगे।
तो यहाँ से अगला आज का विषय शुरू होता है। तो सौरेण द्युति शौरमान षडिशीति मुखानि च अयनम विष्णुश्च वचचैव सक्रांते पुण्यकालात्। ये सूर्य सिद्धांत से ये श्लोक लिया गया है कि दिन रात्रि का प्रमाण षडशीति मुख, उत्तरायण और दक्षिणायन। हमने पूर्व में शब्द पढ़े उत्तरी गोल दक्षिण गोल, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि उत्तर गोल कहाँ पे होता है और दक्षिण गोल कहाँ पे होता है। वो जब आपको पता है मेष आदि 6 राशियों में सूर्य रहेगा तो उत्तरी गोल होगा, और तुला आदि 6 राशियों में जब सूर्य रहेगा तो दक्षिण गोल होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ये उत्तरायण और दक्षिणायन की बात आती है, या यहाँ पे दिन रात्रि या ये परिमाण या षडशीति मुख की बात हो रही है, तो यहाँ पे उसमें कंफ्यूज नहीं करना है अपने आप को। तो ये थोड़ा अलग सा विषय है, इसको समझेंगे अलग से कि कैसे होता है। कि यहाँ पे आगे विश्व विश्वव संक्रांति तथा अन्य संक्रांतियों का पुण्य काल सौर मान निश्चित किया जाता है। सौर का मतलब है जो सूर्य से संबंधित है, जिसका सूर्य से संबंधित जो मान बताया गया है वो सौर मान है। पहले सिंपल भाषा में समझिए, सौर का मतलब है जो सूर्य से संबंधित जो काल है, तो वो कैसे है वो यहाँ समझेंगे। उत्तरायण और दक्षिणायन तथा ऋतु। अब दो मैंने पहले उत्तरी गोल और दक्षिण गोल की बात की थी, अब उत्तरायण और दक्षिणायन को समझेंगे कि कैसे वो होता है और क्यों होता है और ऋतु कैसे होती है। तो यहाँ पे देखिए श्लोक लिखा है, सूर्य सिद्धांत का ही है ये भी। तयोर मकर संक्रांते षण्मासे उत्तरायणम कर कर्क्यादेस्तु तथैव स्यात् षण्मास दक्षिणायनम। दि दिवराशि मानदित्य षडु उत्तरियादयः मेषादयो द्वादशीते मासस्तेव वत्सरः। यहाँ क्या कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि सूर्य जिस समय मकर राशि में प्रवेश करता है, मकर राशि में प्रवेश का मतलब है कि उस समय से 6 महीने तक मकर राशि से क्या होगा, मकर राशि के प्रवेश पर, मकर राशि जो 10 नंबर की जो राशि है मकर, वहां पे सूर्य का प्रवेश होने से क्या होगा, उत्तरायण प्रारंभ होगा। और जिस समय कर्क राशि पर प्रवेश करता है उस समय से 6 महीने तक दक्षिणायन होता है। और 10 ऋतु दो दो राशियों का भोग कर, और 10 अलग अलग, एक जो सूर्य है वो दो 6 ऋतु हैं, क्योंकि 12 राशि है और 6 ऋतु हैं, ठीक है। और वो दो राशि को, दो ऋतुओं को, दो ऋतु एक दो राशि एक ऋतु, मतलब वो क्रॉस करेगा इस तरह से। जैसे हेमंत ऋतु है, मान लीजिए हेमंत ऋतु है, तो वो दो राशि तक एक ही उस पे सूर्य रहेगा, तो एक ऋतु, तब जाके एक ऋतु दो राशि का भोग करेगा, दो दो संक्रांति आएगी तब जाके एक एक ऋतु खत्म होगी, क्योंकि ऋतुएं 6 ही है और राशियां 12 है। और मकर संक्रांति से शिशिर आदि ऋतु चक्र का आरंभ होता है। मेष राशि से 12, मेष राशि से 12 और 12 मासों का आरंभ होता है, जिनका एक वर्ष होता है। और 12 ही मास हैं, 12 ही राशियां हैं। अलग अलग राशि पर जाने से अलग अलग मास होगा, और दो राशियों के भोग काल से एक ऋतु का समाप्ति होगी। यहाँ पे जो सिंपल जो विषय बताया जा रहा है वो है कि यहाँ पे इस पे ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिंपल बात है कि जो सौर मान है वो सूर्य से संबंधित मान है, और यहाँ पे दो विषय बताए गए हैं, एक उत्तरायण और दक्षिणायन, और षडशीति मुख है, और परिमाण दिन रात्रि का प्रमाण है कि कब दिन बढ़ेंगे और कब दिन घटेंगे, वो यहाँ पे बताया गया है। और इसके साथ नीचे ये अगला है, इस पे नहीं जाएंगे भी। इसके साथ जो यहाँ पे बात आपको ध्यान रखनी है वो मैं एक बार बोलता हूँ आपको। और सर एक बार ना आप ये भी बोल दिया करो कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको है ना आप नोट कर लो और आप उसको एक बार बोल दो और हम उसको लिख लें।
जी जी, ये तो आपको 9 के 9 ही मान आपको पता होना चाहिए ना, 9 के 9 ही इंपॉर्टेंट है। ये 9 जो मान बताए हैं, इन 9 9 में मान से कहीं से भी क्या प्रश्न क्या आपको। चीजें important है जो मोस्टली सभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, वो आप हमें ना नोट भी करवा दिया करो कि आपने ये चीज नोट करनी है, आप इसको नोट करो, बोल दो कि हाँ भाई ये है और आप इसको नोट कर लो। ये आपको सारे 9 के 9 इन सभी से कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये 9 के 9 मैं इसलिए ही आपको बता रहा हूँ कि इनमें से प्रश्न आपको बनते ही है। भले ही 1 या 2 10 प्रश्न बने, पर इन 9 के 9 से ही प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे जो बात ध्यान में रखनी है वो है उत्तरायण और दक्षिणायन की। उत्तरायण कहाँ से होगा और दक्षिणायन कहाँ से होगा। तो जब मकर से चलेंगे तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, तो यहाँ पे 6 राशियों में क्या रहेगा, वो उत्तरायण रहेगा। और कर्क से लेकर धनु तक, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, यहाँ पे उत्तरायण रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है ये, कि उत्तरायण कहाँ से होगा और दक्षिणायन कहाँ से होगा, और उत्तरी गोल कहाँ से महोदय, होगा और दक्षिण गोल कहाँ। जी उत्तरायण मकर से होगा और दक्षिणायन कर्क से होगा। जी जी जी, बिल्कुल। जब आप उत्तरायण की बात करेंगे तो मकर से 6 राशि काउंट करनी है। जी। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दक्षिण गोल और उत्तरी गोल। महोदय आप म्यूट हो गए। महोदय, मेरे को पूछना था कि ये जैसे आपने बताया है कि उत्तरायण जो होता है वो मकर से 6 राशि राशि का होगा, दक्षिणायन जो है वो हम्म, कर्क से भी 6 राशि लेंगे हम। जी जी बिल्कुल। मकर से आपने उत्तरायण लिखा ना, पहले उत्तरायण लिखा कि दक्षिणायन जी, लिखा आपने। पहले मैंने उत्तरायण लिखा है। आप उत्तरायण में आपने बताया कि मकर से करना है। उत्तरायण होगा, मकर राशि से स्टार्ट करना है। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, ये 6 राशियों पे जब भोग करेगा सूर्य, तो तब होगा उत्तरायण। और कर्क से लेकर धनु तक जब रहेगा तो तब जी। रहेगा दक्षिणायन। और इससे ऑपोजिट, अगर आपके उत्तरी गोल और दक्षिण गोल की बात की है, तो वहां पे क्या है, उत्तरी गोल होगा मेष आदि 6 राशियों पर, और दक्षिणायन होगा तुला आदि 6 राशियों पर। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है उत्तर और दक्षिण को लेके, या फिर उत्तर गोल दक्षिण गोल शब्द है ना, क्योंकि उत्तर गोल वो अलग है। ये गोल की बात है। गोल का मतलब है सूर्य का इधर उधर जाना। क्योंकि आप भी देखते हैं ना कि गर्मियों में सूर्य आपके घर के सामने से निकल रहा है, तो सर्दियों में थोड़ा वो चेंज, अपनी दिशा को चेंज करता है। और जो ये उत्तरायण और दक्षिणायन की बात है, ये इसका चलना है आगे आगे। जब संक्रांति आती, जैसे आज संक्रांति थी, तो आज से पौष मास प्रारंभ होता है। अब जैसे इस मास में क्या होगा कि ठंड बढ़ती जाएगी और ठंड बढ़ेगी इसके बाद। तो यहाँ पे इस मान में जो बताया गया है, ये पहले तो इसको ये यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि सौर मान जो है वो सूर्य से संबंधित है। और यहाँ पे संक्रांतियों के विषय में बताया गया है, उसका पुण्य काल बताया गया है। और यहाँ पे उत्तरायण और दक्षिणायन बताया है कि कहाँ पे उत्तरायण होता है और कहाँ पे दक्षिणायन होता है। और ये जो सूर्य का चलना है, वो दोबारा जो राशियां हैं उनसे क्या है, मास भी पैदा होंगे। जब सूर्य चलेगा तो मास भी स्वाभाविक सी बात है कि मास भी परिवर्तित होगा। जैसे आज संक्रांति थी, तो अब इसे पौष मास प्रारंभ हो गया। दक्षिण भारत में कुछ और हो सकता है, पर उत्तर भारत का जो यहाँ पे है चलता है, जिस हिसाब से मान काउंट करते हैं, तो यहाँ पे आज से पौष मास प्रारंभ हो गया। क्योंकि वहां पे दूसरे उनका गणना करने का तरीका कुछ और है, तो वो थोड़ा अभी उनका अलग हो सकता है थोड़ा सा। पर यहाँ उत्तर भारत में जिस हिसाब से गणना की जाती है, उस हिसाब से पौष मास प्रारंभ हो चुका है। तो पौष मास प्रारंभ हो चुका है, तो इसका मतलब अभी सूर्य ने आज राशि परिवर्तन किया है। तो पंचांग में उसका एक पर्टिकुलर समय दिया रहता है कि इतने बजकर इतने घटी पल में वो अपने आप को परिवर्तित करेगा इस राशि पर जाके। ठीक है। पर हमको वहां नहीं जाना है, हमें जो विषय समझना है, यहाँ प्रश्न जिस विषय से पूछा जा सकता है वो ये है कि उत्तरायण कौन सी राशि से होता है और दक्षिणायन कौन सी राशि से होता है।
अगर 12 राशियों में कहीं पे भी पूछा जा सकता है कि अगर इस राशि पर सूर्य बैठा है तो वो उत्तरायण होगा या दक्षिणायन होगा, वहां पे आपको पता होना चाहिए। और ये मान के विषय में भी पता होना चाहिए कि ये मान किसके विषय में बताया गया है। सौर मान है तो ये किससे संबंध है? इंद्र से, ब्रह्मा से, विष्णु से, सूर्य से या वरुण से? इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और मास से भी पूछा जा सकता है या ऋतु से भी पूछा जा सकता है कि ये ऋतु होने पर सूर्य कहाँ कहाँ रहेगा। तो दो दो जैसे जहां पे भी ऋतु का जो क्रम है वो उसको एक बार, जैसे भव चक्र की हमने बात करी थी ना, एक बार भव चक्र की हमने बात करी थी, तो भव चक्र मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। उसमें यहाँ पे इसमें वो दिया नहीं है। कल या परसों तक मैं आपको वो भव चक्र दिखाऊंगा, जिस माध्यम से आपको, जैसे ये भव चक्र है ना यहाँ पे, इस भव चक्र को आप देख पा रहे हैं ये वाला। तो इसमें क्या है, जो अंदर का ये जो 12 जो राशियां हैं, यहीं पे इनके अंदर एक और बॉक्स बनेगा ऐसे ही। जैसे यहाँ पे एक नंबर है ना, 1 2, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर और ये कुंभ मीन। इसी तरह यहाँ 12 मास आएंगे। यहाँ पे चैत्र, यहाँ पे विशाख या जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्र कार्तिक, इस तरह से 12 जो मास है, फाल्गुन आश्विन। ये इत्यादि, वो सारे 12। अर्पणा जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? जी आश्विन बोल रहे थे, आश्विन उसके बाद कार्तिक। जी जी जी, वो क्रम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, मुझे अभी स्मरण में नहीं है नाम मासों के। तो उस तरह से यहाँ पे 12 मास आ जाएंगे। उसी के अंतर्गत इन, जैसे ये दो राशियां ना, मेष और वृष, इन दोनों में एक ऋतु, यहाँ पे सूर्य मेष राशि का भोग भी करेगा और वृष राशि का भी, तब एक ऋतु समाप्त होगी। फिर ये मिथुन और कर्क का भोग करेगा तो तब दूसरी ऋतु खत्म होगी। जब ये सिंह और कन्या का करेगा तो तीसरी ऋतु खत्म हो जाएगी। इसी तरह ये अगली दो दो ऋतुओं को करेगा तो चौथी हो जाएगी, उससे अगली करेगा तो पांचवी हो जाएगी, उसी तरह ये जैसे अगली दो करेगा तो महोदय, छठी। जैसे अभी तो मकर राशि 12 राशियां। आप जैसे बताए कि जी जी अभी जैसे आज से पौष मास है और संक्रांति जी तिथि के अनुसार आज से सूर्य परिवर्तन किए हैं, तो पौष जी, मास के अनुसार किस राशि में पहुंचा सूर्य? सूर्य आज पहुंचे हैं धनु राशि पर। अच्छा। अभी चेंज नहीं किया होगा, मुझे लगता है समय वो पंचांग में देख के पता चलेगा। अभी तो यहाँ पे धनु में दिखा रहा है जो हम देख पा रहे हैं। तो उसका समय निश्चित अभी यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं दिया है। अगर समय, अगर हमको पंचांग देखना पड़ेगा तो पंचांग को देख के हम उसको बता सकते हैं कि वो अभी उससे आगे गया है या नहीं गया है। ठीक है जी। जी, धनु पे ही है, आज हो गया है राशि परिवर्तन। पहले इस पे था, वृश्चिक पे था, अब धनु पे आ गया है। ठीक है जी। तो उसके तो हिसाब से अब धनु पर, यहाँ पे धनु राशि 9 नंबर की राशि देख पा रहे हैं ना आप? जी। तो तो यहाँ पर इस आज समय धनु पे पे जो, परिवर्तन किया है। जी तो आज इस पर पौष मास हो गया, तो इस समय अभी सूर्य उत्तरायण में है ना? जी जी, अभी उत्तरायण प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि मकर यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू होगा, अभी नहीं, अभी दक्षिणायन है। अभी तो यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे जब आएगा मकर पे, जी तो यही यहाँ से पूछना। यहाँ तक, ये देखिए यहाँ पे मकर से यहाँ सामने मिथुन राशि है, इतने में उत्तरायण रहेगा। और समझ यहाँ गए। कर्क से लेकर ये धनु तक, ये यहाँ पे मतलब समाप्ति होने जा रही है, अभी समाप्ति नहीं हुई है। इसके अगली जो संक्रांति आएगी तब जाके दक्षिणायन समाप्त होगा और उत्तरायण प्रारंभ होगा वहां से। यानी अगहन ठीक है मास से, जी अधिक जी जी। मास और जिस। देखिए जो उत्तर और दक्षिण, दक्षिण और उत्तर की बात है, तो उत्तरी गोल देखिए यहाँ पे इन 6 राशियों में रहने से 1 से 6 तक, यहाँ पे एक लिखा है, ये 2 3 4 5 6, इतने में रहने से ये जो लाइन दिख रही है ना आपको नीचे को, सीधी लाइन यहाँ पे, तो इन 6 राशियों पे रहने से उत्तर गोल होगा और इन 6 राशियों पे रहने से दक्षिण गोल होगा। तुला से मीन राशि, ये है दक्षिण गोल और ये है
उत्तर गोल। और यहाँ तो पे क्या है, महोदय यहाँ से आपने मकर से लेकर मकर से लेके जी मिथुन अर्पणा जी तक। कहिए। जी महोदय बोलिए आप। जी जी, मकर से लेकर मिथुन तक है उत्तरायण, और कर्क से लेकर धनु तक है दक्षिणायन। तो ये हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 जो बता रहे हैं आप, इसको उत्तरायण हम्म, उत्तर गोल कह रहे हैं, इसको दक्षिण गोल। जी समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे अर्पणा जी मेरी बात सुनिए। मैंने कहा कि 6 राशियों पे, 6 राशियां कौन सी हैं? मेष, ध्यान से सुनिएगा अब, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ये 6 राशियां होगी। यहाँ पे क्या होगा, लिख लीजिए उत्तरायण। मेष आदि 6 राशियों पे, मेष से कन्या तक यहाँ पे रहेगा उत्तरी गोल। 6 राशियों पे रहेगा उत्तरी गोल, ठीक है। उत्तर गोल की बात कर दी। अब उसके जी बाद तुला से स्टार्ट करते हैं। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और ये मीन। तुला से मीन तक रहेगा दक्षिण गोल। ये क्लियर हो गया आपको? जी अब बात करते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन की। ये उत्तर और दक्षिण गोल समाप्त हो गया, अब हम उत्तरायण और दक्षिणायन की बात करते हैं। तो उत्तरायण स्टार्ट होगा मकर से, मकर राशि से। आप नंबर पे मत जाइए, नंबर से कंफ्यूजन पैदा हो रही है। नहीं आप महोदय, हम यहाँ समझिए समझ राशियों से। गए, हम इस चीज को समझ गए, जो उत्तर गोल और दक्षिण गोल अलग है और उत्तरायण और दक्षिणायन अलग। जी जी बिल्कुल, ये आपको समझना पड़ेगा कि उत्तर और दक्षिण गोल अलग बात है, और उत्तरायण और दक्षिणायन जो है वो अलग बात है। वो अलग राशियों पे रहने से होगा, और उत्तर और दक्षिण गोल अलग राशियों पे रहने से होगा। अब क्लियर है आपको ये? जी तो हम आगे देखते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देख रहे थे, इसके बाद है अगला साबन मान। किसी और को कोई प्रश्न तो नहीं है इस टॉपिक पे, यहाँ पे जहाँ पे हम पढ़ रहे थे अभी? ये जो सौर मान है, इस पे किसी को प्रश्न कोई? जी नहीं महोदय। मनीषा जी आपको कोई? श्रेया जी? नहीं महोदय, ठीक है, समझ में आ रहा है। जी, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप एकदम से नहीं बोलना है, उससे क्या होता है मेरा फ्लो भी टूट जाता है। आप थोड़ा हाथ रेज कर सकते हो, तो मुझे यह पता चलता है कि आपने पूछना है कुछ, तो मैं पूछ सकता हूँ रुक के अपने आप। तो इसके बाद आगे चलते हैं। साबन मान है इसके बाद, देखिए। तो यहाँ पे देखिए, पहले बात ये है कि आपको पहले ये नहीं समझना है कि ये साबन जो है वो साबन मास से लिया गया है, वो नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये भी सूर्य से ही इसका कहीं ना कहीं इसका जो भाव है वो सूर्य से ही जुड़ा है। तो ये जो दो मान है, सौर मान और साबन मान, ये दोनों ही सूर्य से जुड़े हुए हैं। तो इनको सूर्य से ही आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। तो इसके संबंधित जो सौर मान से संबंधित जो आपको बातें और याद में रखनी है, तो सौर संबंधित मान सूर्य के द्वारा क्रांति वृत्त, एक जो जो भाव चक्र की जो बात है, उसी तरह से एक वृत्त होता है जिसका नाम है क्रांति वृत्त, जिसमें सूर्य भ्रमण करता है उसमें, इसीलिए उसका नाम क्रांति वृत्त है। कि एक अंश का भोग काल सौर दिन है। एक एक अंश जो आगे आगे वो बढ़ता रहता है, 1 अंश 2 अंश क्योंकि उसको पूरा कितना चलना है, 30 अंश चलना है। वो 30 अंश जो वो एक एक दिन में आगे आगे प्रविष्ट होता रहता है, एक एक करके। तो उसका जो भोग काल है वो सौर दिन कहलाता है। 1 अंश चलना 1 सौर दिन है। और सूर्य की एक राशि भोग काल का 1 सौर मास होता है, उसमें 30 दिन ही होते हैं, ठीक है। और सूर्य की 12 राशियों का भोग काल सौर वर्ष कहलाता है, और उसमें 360 दिनों 60 दिनों का वो बताया गया है। जब वो 12 राशियों का भोग करता है तो वो मास हो गया, 30 दिन का भोग करेगा तो वो 1 मास हो जाएगा, और सौर जब 12 राशियों का भोग करेगा तो वो वर्ष कहलाएगा। और उसमें 360 दिन होते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं, या सौर मास में कितने दिन होते हैं? तो मास की बात जब आती है तो 30 उत्तर होगा, और जब वर्ष की बात आती है तो 360 दिन होगा, ठीक है जी। ये आप नोट करें। अगर नहीं सुन पाए कोई तो पुनः सुन लीजिए कि मास में 30 दिन, सौर मास में 30 दिन होंगे, और
एक दिन चलना 1 अंश होगा उसका, उसको चलना कितना है, 30 अंश चलना है। और 1 अंश 1 दिन कहलाएगा, 1 अंश चलेगा तो 1 दिन कहलाएगा, क्योंकि उसको 30 अंश चलना है, तो 30 दिन के बाद उसका 1 मास बन जाएगा। और इसी तरह जो 12 राशियों का भोग करेगा तो 1 वर्ष कहलाएगा। और उसमें 12 तियां होता है 36 और 360 आपको संख्या ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है सावन मास, सावन मान। तो इसको आप समझेंगे, इनो द्वयाद बयांतर रूपम, एक सूर्योदय से, जो मैंने आपसे कल एक डेफिनेशन कही थी ना, उद्यात उद्यम भानु भूमि सावन बासरह, कि एक सूर्योदय से दूसरे सूर्य उदय तक का मान सावन मान कहलाता है। ये डेफिनेशन याद कर लीजिए, इसको स्मरण रख लीजिए। यहां देखिए, उद्यात उद्यम भानु सावन तत् परक परकीर्तितम, यहाँ पे भी, यहाँ पे श्लोक भी लिखा है, देखिए इसका, इसको लिख लीजिए या इसको अपने आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कि उद्यात उद्यम भानो भूमि, यहाँ पे मैंने जो अपने, हमको बाद में, पहले हमने जो पढ़ा था वो उस तरह से है, पर यहाँ पे ये ग्रंथ का है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। उद्यात उद्यम भानु सावन तत प्रकृतितम साबनानि स उत्तरेतानि यज्ञ काल विधितस्तु तई तही ही। तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं, या मैं जो बोला हूं उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, कि उद्यात उद्यम भानु भूमि सावन बासरह। उसका सिंपल एक मीनिंग है कि जब तक एक सूर्य उदय से दूसरे सूर्य उदय तक अगला सूर्य उदय नहीं हो जाता है, तब तक वो अगला दिन नहीं माना जाएगा। वो तब ही माना जाएगा जब सूर्य जब तक अगला सूर्य उदय उत्पन्न नहीं होगा, तो तब तक अगला दिन नहीं माना जाएगा। तो उसके लिए मैंने आपको उदाहरण दिया था कि मान लीजिए किसी जातक का जन्म 4:49 पे होता है और सूर्योदय होता है 5:02 पर, तो वो 5:49 पे जो जन्म हुआ है वो पिछला ही, उसके लिए जो प्रविष्ट है, जो सूर्य का जो चलना है, वो पिछले दिन में ही काउंट होगा। वहां खाली जो चेंज होगा वो दिनांक चेंज होगी, और कोई गणना चेंज नहीं होगी। बाकी सब कुछ पिछले दिन का ही हमको लेना पड़ेगा। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि सूर्य का एक उदय से दूसरे उदय के बीच के समय को सावन दिन कहते हैं। सावन दिन किसको कहा जाता है, तो वो आपको ध्यान में रखना कि उद्यात उद्यम भानु, जब एक सूर्योदय से दूसरा सूर्योदय नहीं हो जाता है, उसको ही, कि बीच का जो समय है, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच का जो समय, जो काल व्यतीत हुआ, वो सावन दिन कहलाता है। और सावन दिनों में यज्ञ करने के समय का विधान किया गया है, और इसमें बताया गया है कि इन दिनों में यज्ञ भी किया जाता है। और दूसरा क्या कह रहे हैं, आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, सावन मान का व्यवहार सूतिकादि परिवेक्षदो दिन मास अब्द प्रास तथा मध्यमा ग्रह भीतरस्तु सावने नव नव नैब गृहते, कि जन्म का सूतक, क्योंकि जब जन्म होता है तो सूतक होता है, और चांद्रायण आदि व्रत, जो चंद्रमा को अर्घ दे के किए जाने वाले व्रत, दिन मास वर्ष के स्वामियों का निश्चय, ग्रहों की मध्यम गति की गणना सावन दिनों में ही की जाती है। ये विषय फलित का है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये भी कहा गया है कि जन्म का सूतक, चांद्रायण आदि व्रत, और दिन मास वर्ष के स्वामी का निश्चय, ग्रहों की मध्यम गति की गणना सावन दिनों से ही की जाती है। जो इस सावन दिन की बात यहाँ पे आई है, वो सब गणना इसी से ही की जाती है। इसके अलावा जो ध्यान में रखना है वो है भू संबंधी मान, भू संबंधी जो मान है वो ही भू कहा जाता है, ब्राह्मण को भी कहा जाता है और भूमि को भी कहा जाता है। पर यहाँ पे जो इसका
आश्रय लिया गया है वो भूमि से लिया गया है। और सावन दिन दो सूर्योदय के मध्य की अंतर्वर्ती काल, जो दो, मान लीजिए आज का सूर्य है और कल का जो सूर्य होगा, उसके बीच का जो समय है, अंतर्वर्ती जो काल है, बीच का जो समय है, उसको ही सावन दिन कहा गया है। ठीक है। और मेदनी दिन और 30 सावन दिनात्मक काल का एक मास होता है। 30 सावन दिनों का एक सावन मास होता है। यहाँ पे नोट करना है, जो वो लिखना है कि 30 दिनों का एक सावन मास होता है, जबकि ऊपर कहा गया था वहां पे भी सौर मास 30 दिनों का ही होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ ऊपर वर्ष था, सौर वर्ष था 360 दिनों का, और यहाँ जो सौर वर्ष है वो 365 दिनों का है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जब सावन से संबंधित जो मान पूछा जाएगा उसमें जो वर्ष होगा वो 365 दिनों का होगा। जब सौर मान से संबंधित जो वर्ष पूछा जाएगा तो वो 360 दिन का होगा। ठीक है। 15 घटी 20 पल और 22 विपल होते हैं एक सौर वर्ष में। इसका टोटल एक वैल्यू बताई है, वो नोट कीजिए। सौर वर्ष में, एक सौर वर्ष में 365 दिन, 15 घटी, जैसे घंटा मिनट सेकंड, इस तरह से ना। तो यहाँ पे एक ज्योतिष की एक टर्म के हिसाब से बताया है कि एक सौर वर्ष में, पहले तो लिखना है कि एक सौर एक सावन, 30 सावन दिनों का एक सावन मास होता है। उसके बाद लिखना है कि एक सौर वर्ष में 365 दिन, एक जो सौर वर्ष है वो 365 दिनों का, 15 घटी, 30 पल और 22 विपल का होता है। ये छोटी, बहुत छोटी कैलकुलेशन करके बताई हुई है कि कितने घंटा मिनट सेकंड तक वो होता है। वैसे तो हम तो जो कैलकुलेशन करते हैं हमारे में जो ली जाती है वो मोटा मोटा होता है, इतने दिन, इतने दिनों का, जैसे 365 या 66 दिन की साल है। जी, पुनः एक बार बोल देता हूं कि 30 सावन दिनों का एक सावन मास होता है, और एक सौर वर्ष, ऊपर कहा गया था सौर मास और सौर वर्ष, तो देखिए सौर वर्ष दोनों जगह है, ऊपर सौर मास है, यहाँ पे सावन मास है। सौर में, सौर मान में सौर मास है, यहाँ पे सावन में सावन मास है। पर यहाँ पे सौर वर्ष दोनों ही जगह सौर वर्ष है, पर सौर, ऊपर जो सौर मान है, सौर मान में जो सौर वर्ष है वो 360 दिनों का है, और सावन मान में जो सौर वर्ष है वो 365 दिनों का है। वो ध्यान में रखना है, वहां पे कंफ्यूजन नहीं करना है, अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। और इसमें 15 घटी, 30 पल और 22 विपल होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप में से कोई बोल सकता है, एक एक करके बोलिए अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया है इसमें। मनीषा जी बोलिए, क्या पूछ रहे थे आप? महोदय आ गया जी। समझ में। वो कंफ्यूजन था मेरे को अस्तु। इसमें, स्कोर वर्ष में और ये सावन वाले में जो आपने बताया था जी ना जी। कि एक वर्ष में, एक सौर वर्ष में 360 दिन होता है, 365, मतलब इन दोनों टॉपिक पे मेरे को कंफ्यूजन था, ठीक हो गया, समझ में आ गया। तो मैंने कहा ना कि सौर, सौर जो मान है उसमें 360 दिनों का वर्ष होगा, और जो सावन मान है उसमें 365 दिनों का वर्ष होगा। यहाँ पे ये ध्यान में रखना है बस। ठीक है। और अर्पणा जी, श्रेया जी? जी जी महोदय, हो गया। जी महोदय, हो गया। अस्तु। आरती जी, आपको कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं सर। अस्तु, तो आगे चलते हैं। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे है चांद्रमान। अब देखिए अगला जो मान है, अब जब चांद्रमान कहा दिया गया तो ये समझिए कि ये चंद्रमा से ही इसका संबंध, कहीं ना कहीं इसका जो संबंध है वो चंद्रमा से है।
ठीक है। और यहाँ पे जो समझने वाली बात है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है कि चंद्रस्य ये दम चांद्रमम तिथि भोग रूपम रबिंदु भगणांतर राज्यमानम, कि चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने से इसे चांद्रमान कहा जाता है। इसकी परिभाषा निम्न प्रकार से है। ये जो मान है, सीधी सी बात कही कि चंद्रमा से जो संबंध रखता है उसको चांद्रमान कहा जाता है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन में कहते हैं सूर्य सिद्धांत ग्रंथ के अनुसार कि अर्क आदय भिन्न सम विनिसृतम प्राची यद्यत यद हरम शशि तच्चांद्रमान महेशस्तु गेया द्वादश राशि भी स्थिति 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 ही। यहाँ कहते हैं सूर्य और चंद्रमा के संयोग से चंद्रमा अपनी गति से जितना आगे एक दिन में जाता है, क्योंकि नौ जो ग्रह बताए गए हैं उसमें क्या है कि सबसे अधिक किसी ग्रह की जो गति है वो है चंद्रमा की। जो चंद्रमा जो ग्रह बताया गया है उसकी गति 9 जो ग्रह है उसमें सबसे अधिक बताई गई है, क्योंकि है क्या, और अन्य अन्य जो ग्रह है वो उनका एक निश्चित काल बताया गया है। उसी तरह से चंद्रमा का भी है, वो सबसे तीव्र उसकी गति को बताया गया है, वो सबसे ज्यादा गति से वो चलता है, 2.25 दिन में एक राशि को भोग करता है। जबकि सूर्य है वो एक मास में करता है, बुध है वो 23 या 24 दिन में करता है, मंगल है 3 पक्ष में करता है, शुक्र है वो 26-27 दिन में करता है। इसी तरह से शनि राहु केतु वो अन्य अन्य समयों में अपने अपने समय से वो एक राशि का भोग करते हैं, ज्यादा समय लेते हैं। ठीक है। सभी ग्रहों की अपनी अपनी गति है, तो वही हमको यहाँ समझना है क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखिए पहले कहा गया कि चंद्रमा से जो संबंधित जो मान है उसको चांद्रमान कहा जाता है। उसकी परिभाषा में कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा के संयोग से, सूर्य और चंद्रमा को हम रोज देखते हैं, उनके संयोग से चंद्रमा की जो गति अपनी जो तीव्र गति से जितना आगे दिन में एक दिन में जाता है उसे चांद्रमान कहते हैं। यह 12 अंश का होता है। तो अंश पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि कितने वर्ष अंश का चांद्रमान होता है, तो वो ध्यान में रखना है कि 12 अंश। ये 12 अंश को नोट करेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है मैं आशा करता हूं। अर्थात एक तिथि एक चांद्रमान 2 अमावस्या के बीच का मान चांद्रमास कहलाता है। क्या कह रहे हैं कि एक तिथि एक चांद्रमान 2 अमावस्या के बीच का मान चांद्रमास कहलाता है। जो 2 अमावस्याओं के बीच का जो अंतर है, जो मान है, वो चांद्रमास कहलाता है। इसी प्रकार इसी चांद्रमास इसी चांद्रमास को पितरों का अहोरात्र भी कहा जाता है। इसी चांद्रमास को क्या कहा जाता है? पितरों का अहोरात्र। अहोरात्र शब्द आपको पता है, अहोरात्र शब्द से हम लेते हैं, कोई बताएगा आप में से अहोरात्र शब्द का क्या मतलब है? दिन और रात। श्रेया जी बोल। जी, दिन रात, बिल्कुल। श्रेया जी क्या होता है अहोरात्र शब्द का अर्थ क्या होगा? सर दिन रात पूरा, इसको औरत बोलते हैं। हाँ, मतलब जो हम अपने अगर हम मनुष्य योनि की बात करें तो वहां पे जो क्या है, दिन और रात का जो संयोग यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे अहोरात्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। और अर्थात एक पितृ दिन में एक चांद्रमास होता है। एक पितृ दिन में कितना होता है? एक चांद्रमास। तो चांद्र मान का व्यवहार निम्न क्षेत्रों में किया जाता है। तो कहाँ कहाँ किया जाता है? जैसे पिछले वाले में बताया था वैसे ही यहाँ बता रहे हैं कि तिथि ही कर्ण बुध वाहा
क्षौरम सर्व क्रियस्तथा व्रतो पबास यात्रायाम क्रिया चांद्रेण गृह्यते। तिथि कर्ण विवाह क्षौर कर्म मुंडन आदि सब क्रियाएं तथा व्रत उपवास यात्रा आदि में चांद्रमास से निश्चय किए जाते हैं। ये सभी है। देखिए यहाँ पे क्या क्या कहा गया, तिथि कर्ण विवाह आदि क्षौर कर्म मुंडन सब क्रियाएं व्रत उपवास यात्रा आदि में चांद्रमास से ही निर्णय किया जाता है। और अगले आगे कह रहे हैं कि त्रिशता तिथि भीर मास चांद्र पित्रय मह समृत्यम निशाच मास पक्षांते तयोर मध्ये विभागतः। यहाँ देखिए क्या कहा गया कि 30 तिथियों का एक चांद्रमास होता है। ये हमने पूर्व में भी पढ़ा है, ऊपर भी ये मान जो पितृमान था वहां पे भी हमने ये विषय पढ़ा कि 30 तिथियों का एक चांद्रमास होता है। ये पुनः रिपीट हुआ तो इसलिए आपका ही इसमें बेनिफिट है। 30 तिथियों का एक चांद्रमास होता है, ये क्लियर हो गया। तो उसके बाद कहते हैं कि जो पितरों का एक अहोरात्र माना जाता है, जो और वो क्या है, पितरों का एक अहोरात्र है। एक चांद्रमास पितरों का एक क्या है, अहोरात्र। तो प्रश्न बन सकता है कि एक चांद्रमास में कितने अहोरात्र होते हैं। तो उसका सिंपल सा उत्तर होगा एक। ठीक है, ऑप्शन पे, इसलिए ऑप्शन को ध्यान से देखना है। चांद्रमास के अंत में अर्थात अमावस्या के अंत में अंत को पितरों का मध्याह्न और पक्ष के अंत को अर्थात पूर्णिमा के अंत को पितरों की मध्य रात्रि होती है। तो ये मैंने पूर्व में भी ये भी बात पूर्व में हुई थी कि अमावस्या का जो अंत है, जहाँ पे जो कृष्ण पक्ष का जो अंत है वहां पे अमावस्या आएगी 15वीं तिथि, उसका उसमें उसको मध्याह्न कहा जाएगा। और पक्ष का अंत है जहाँ पे पूर्णिमा का जो अंत हो जाएगा तो वो क्या है, वो पितरों की मध्य रात्रि है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की अष्टमी के आधे भाग से पितरों की रात्रि आरंभ होती है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से आधे भाग से उनका दिन आरंभ होता है। ये एक नई बात है, इसको आपको नोट करना है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से क्या होता है, पितरों की रात्रि आरंभ होती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि पितरों की रात्रि कहाँ से, शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि से प्रारंभ होती है। तो उसका सिंपल सा उत्तर है, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अष्टमी तिथि से पितरों का क्या प्रारंभ होता है, रात्रि होती है या दिन होता है, मध्याह्न होता है, संध्या होती है। तो देखिए पूछने का तरीका, जो प्रेक्षक है वो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हमें हर तरह से जो प्रश्न का जो एंगल है वो उसको सभी एंगल को हमें आजमाना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा और उन्हें हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से, ये नोट कर लीजिए, जिन्होंने नहीं सुना है वो पुनः सुन लीजिए। पुनः बोल रहा हूँ कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से पितरों की रात्रि का आरंभ होता है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से कि आधे भाग से, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे एक शब्द और भी है कि अष्टमी तिथि के आधे भाग से पितरों की रात्रि आरंभ होती है। पूरा नहीं है, पूर्ण नहीं है, कि आधे भाग से, बीच से, अष्टमी तिथि का जो बीच होगा वहां से पितरों की रात्रि आरंभ होती है और कृष्ण पक्ष की आधी तिथि से, अष्टमी तिथि के आधे भाग से दिन आरंभ होता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई बात समझ नहीं आई है तो एक बार पूछेंगे एक एक करके। आप फिर हाथ एक बार खड़ा कर सकते हैं या बोल। बता दो, फिर एक बार कृष्ण वाला। एक बार फिर से बता दीजिए। जी, फिर से पुनः सुन लीजिए एक बार इसको पूरा कि इसमें क्या क्या बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे
जो पहले सबसे पहले जो बात की गई वो ये की गई कि चांद्रमान जो जो जिसका संबंध है चंद्रमा से ही बताया गया है, और उसके बाद उसकी एक परिभाषा लिखी, अर्कादय भिनी समृतम प्राची यद यद तरम शशि। तो ये कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा के संयोग से चंद्रमा अपनी तीव्र गति से जितना आगे एक दिन में जाता है उसे चांद्रमान कहा जाता है, और सूर्य सूर्य चंद्रमा जो हम रोज देखते हैं उसके संयोग से चंद्रमा की जो अपनी तीव्र गति से जितने आगे रोज बढ़ता है, वो जितनी आगे वो रोज जाता है, ठीक है, जितना वो आगे चलता है, संयोग का मतलब है वो आगे, उसका आगे चलना, आगे आगे जाना, ठीक है, तो उसको कह रहे हैं, उसे चांद्रमान कहा जाता है। और उस चांद्रमान के कितने अंश बताए गए, तो यह 12 अंश का होता है, अर्थात एक तिथि एक चांद्रमान, एक तिथि मतलब एक चांद्रमान, और दो अमावस्या के बीच का जो मान है वो चांद्रमास है। जब दो अमावस्या व्यतीत होंगी, मान लीजिए एक पक्ष शुक्ल पक्ष गया, कृष्ण पक्ष आया, पुनः शुक्ल पक्ष आया, फिर कृष्ण पक्ष आया, तो उन दो कृष्ण पक्ष की जो बीच का जो मान है वो चांद्रमास कहलाएगा। इसी चांद्रमास, अब आगे जो कह रहे हैं, इसी चांद्रमास को पितरों का अहोरात्र भी कहा जाता है। इसी चांद्रमास को क्या कहा जाता है, पितरों का अहोरात्र। एक पितृ दिन बराबर है एक चांद्रमास, ठीक है, क्योंकि पितृ से संबंधित जो मान है वो भी चंद्रमा से संबंधित है, जो चांद्रमास से संबंधित जो मान है वो भी चंद्रमा से संबंधित है, इसलिए इन दोनों का कनेक्शन है आपस में। और फिर कहा गया कि चांद्रमान का व्यवहार निम्न क्षेत्रों में किया जाता है, तिथि, करण, विवाह, क्षौरकर्म, मुंडन, ये आदि सब क्रियाएं, व्रत, उपवास, यात्रा आदि में चंद्रमास से ही निर्णय किए जाते हैं। उसके बाद कहा गया कि 30 तिथियों का एक चांद्रमास होता है, और वही पितरों का एक अहोरात्र भी बताया गया है, ठीक है। उसके बाद कहा कि चांद्रमास के अंत में, अर्थात अमावस्या का जो अंत है वो पितरों की मध्याह्न होता है, और पक्ष का जो अंत है जहाँ पूर्णिमा का अंत होता है वो पितरों की मध्य रात्रि है। इसके साथ यहाँ पे एक और लाइन आई है कि अष्टमी तिथि के आधे भाग से पितरों की रात्रि आरंभ होती है, और कृष्ण पक्ष के आधे भाग से, अष्टमी तिथि के आधे भाग से पितरों का दिन आरंभ होता है, ठीक है। इसके साथ जो दूसरी बात ध्यान रखनी है कि चांद्रमान जो है वो चंद्र विषयक कालमान है, पहली बात, ठीक है। और सूर्य बिंब और चंद्र बिंब की जो दूरी का नाम तिथि है, सूर्य और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको ही तिथि कहा जाता है, और एक तिथि का मान एक चांद्र दिन कहलाता है, क्योंकि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी ये जब तभी होगा जब चंद्रमा आगे आगे बढ़ेगा, तभी होगा। और एक चांद्रमास में दिन प्रमाण, उसके दिन का जो प्रमाण है, इसको नोट कर लीजिए, वो है, ऐसे लिखिए, 29/31/50। पुनः सुन लीजिए, एक चांद्रमास में दिन का प्रमाण, एक चांद्रमास जो होता है उसमें एक दिन का जो प्रमाण है वो क्या है, 29 ऐसे लाइन नीचे को लगाइए, फिर उसके आगे 31 लिखिए, फिर पुनः एक लाइन खींचिए स्लैश करके, फिर 50 लिख दीजिए, तो ये एक दिन का प्रमाण है। मैं यहाँ पे आपको, अगर नहीं आपको मिल रहा, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने आपको भेज दिया है, इसको नोट करेंगे। ये एक एक चांद्रमास में एक दिन का प्रमाण है, और एक चांद्र वर्ष में
354.52 दिन होते हैं। एक एक बार दोबारा बताना। जी, एक चांद्र वर्ष में 354 क्षमताम, पहले मैंने शायद गलत भी कहा हो तो उसके लिए क्षमा है। तो एक चांद्र वर्ष में 354.22 सावन दिन होते हैं। एक चांद्र वर्ष में 354.22 इतने दिनों का एक सावन दिन होता है। वर्ष, चांद्र वर्ष इतने दिनों का होता है, इसमें इतने सावन दिन होते हैं 101 चांद्र वर्ष में। ये सब बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद जो अंतिम है नीचे वाला, उसको हम देख लेते हैं, लास्ट वाले को। नक्षत्र मान जो है, ये सीधी सी बात है। नक्षत्र मान में जो हमको बात समझनी है वो है कि ये नक्षत्र से ही संबंधित जो मान है उसको नक्षत्र मान कहा गया है। इसको ऋक्ष भी कहा जाता है। री क्षाणाम मिदम मरक्षम नक्षत्रोत्य द्वयांतरम रूपम। नक्षत्र से जो उत्पन्न जो मान है उसको नक्षत्र मान कहा जाता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है। भचक्र भ्रमणम नित्यम नाक्षत्रम दिनम उच्यते नक्षत्र नामना मासस्तु गेया पर परवांत योगतः क्रांतिकादिषु संयोगः कृतिकादि द्वयम् द्वयम् अन्त्योपान्तयो पंचमश्च त्रिधा मास्त्र त्रय स्मृता। ये कहते हैं कि जो प्रभा नाम की जो वायु है के कारण नक्षत्र चक्र का जो भ्रमण जितने समय में होता है, प्रभा नाम की वायु से ही क्या है, तारे नक्षत्र जो भी आकाश भ ऊपर जो भ चक्र में जो कुछ है वो प्रभा नामक की वायु के कारण ही चलते हैं। उनकी जो गति है वो प्रभा नामक की वायु के कारण है और उसे नक्षत्र दिन कहा जाता है। जितने समय में होता है उन सभी का भ्रमण जितने दिनों में होता है उसे क्या कहते हैं, नक्षत्र दिन कहा जाता है। वो जितने दिनों में अपना अपना भव चक्र पूरा करते हैं, वो उस पूरे भव चक्र को पूरा करते हैं, उसे नक्षत्र दिन कहा जाता है। और एक नक्षत्र वर्ष 361 सावन दिन का होता है। और जिस पूर्णिमा को जो नक्षत्र होता है उसी नक्षत्र के नाम से मास होता है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल बात कही गई कि जिस पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र आता है उसी नाम से उस मास का नाम होता है। एक नक्षत्र मान का प्रयोजन कहा गया है कि कार्तिक आदि मासों का संयोग कृतिक आदि नक्षत्रों से दो दो के साथ होता है। केवल अंतिम मास में उसे ठीक पहले का मास तथा पंचम मासों का संयोग तीन तीन नक्षत्रों से होता है। तो यहाँ पे आपको जो समझना है वो है कि नक्षत्र जो मान है वो भी क्या है, चंद्र विषयक काल मान है, चंद्रमा से संबंधित वो मान है। और दो नक्षत्रों के उद्या अनंतरवर्ती काल को, जो दो नक्षत्रों के बीच का जो मान है, उदयवर्ती जो मान है, उनका उदय जो मान है, उस काल को या उस मान को नक्षत्र मान कहा गया है या फिर नक्षत्र दिन कहा गया है। उसको दिन भी मान सकते हैं या उसको मान भी मान सकते हैं। और भ चक्र अथवा नक्षत्र चक्र का एक परिभ्रमण काल नक्षत्र दिन कहलाता है। उस भ चक्र, जो भ चक्र की बात की थी हमने, ये जो भ चक्र है इसका पूरा एक भ्रमण, इसको हम या फिर नक्षत्र चक्र, जो ये पूरे नक्षत्रों का ये चक्र है, इसके पूरे का जो भ्रमण है इस भ चक्र का, ये भवरक्ष, ये जो भी इसकी संज्ञाएं, इनका पूरा जो एक चक्र है, इसका पूरा एक चक्र एक नक्षत्र दिन कहलाता है। और एक नक्षत्र वर्ष में सावन दिनों की संख्या 361 होती है। यहाँ पे जो आपको नोट करना है वो ध्यान में रखना है कि भ चक्र
या नक्षत्र चक्र का एक परिभ्रमण काल नक्षत्र दिन कहलाता है। तो पूछा जा सकता है कि एक भव चक्र में कितने नक्षत्र दिन होते हैं, कितने दिनों का एक नक्षत्र चक्र होता है, या फिर नक्षत्र वर्ष में सावन दिनों की संख्या पूछी जा सकती है, या 361 सावन दिनों में कितने नक्षत्र वर्ष होते हैं। ये सब विषय इससे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये विषय जो है वो क्या होता है, समाप्त होता है। अब इससे जो संबंधित अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।